जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। तो कल हमने क्लास में थर्ड स्केड्यूल आइटम से रिलेटेड डिस्कशन हम कर रहे थे। अब ज़रा मैं यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं पहले आपको वो पढ़ा दूँ जी, फिर ज़रा थोड़ा सा फर्दर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ थर्ड स्केड्यूल आइटम इंपोर्टेड बाय कमर्शियल इंपोर्टर। यानी ये जो हमने आइटम्स कल पढ़ी हैं, वो अगर आप इंपोर्ट करके एज इट इज सेल करेंगे तो कैसे होगी टैक्सेशन। कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल विल पे सेल्स टैक्स एट इंपोर्ट स्टेज ऑन रिटेल प्राइस इंस्टेड ऑफ कस्टम असेस्ड वैल्यू। ठीक है जी। द कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स आर नॉट लाइबल टू पे वैल्यू एडिशन टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। रिटेल प्राइस शुड बी प्रिंटेड ऑन ईच इंपोर्टेड आइटम। जी जी। अगर आप मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर हैं, जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको बस आपने ये देखना है कि वो थर्ड में तो नहीं जा रहा। अगर तो वो रॉ मटेरियल थर्ड में नहीं है तो फिर वो कस्टम असेस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है जी। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ना कुछ क्वेश्चंस की, तो फिर आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि आपने अक्सर ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि अक्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट होती है। वो इस वजह से प्रिंट होती है, मैंने आपको उसके पीछे कल जो लॉजिक थी वो एक्सप्लेन कर दी। और अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे एज अ मैन्युफैक्चरर तो आपके ऊपर एक पेनल्टी भी है जी। ठीक है। वो पेनल्टी क्या है जी? फेल्स टू प्रिंट द रिटेल प्राइस, a penalty of 10,000 rupees और 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर विल बी चार्ज। ठीक है। यानी जितना भी टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व है ना, उसका 5% सीधा सीधा, या 10,000 रुपये विच एवर इज हायर, वो आपने देने। फर्दर, सच गुड्स शेल ऑल्सो बी लाइबल टू कन्फिस्केशन। मतलब कि वो एफबीआर के पास पावर है कि वो जो गुड्स है ना वो अपने अपनी पोजेशन में ले लेगा, एफबीआर कन्फिस्केट कर देगा। अच्छा। However, the adjudication authority after such confiscation may allow redemption of such goods on payment of fine which shall not be less than 20% of the total retail price of such goods। ठीक है। लेकिन जो एजुडिकेशन अथॉरिटी है, एफबीआर है, ये कोर्ट है, उसके पास पावर है कि भाई आप उसको बाद में रिटेल प्राइस का 20% फाइन पे कर दो, तो फिर वो आपकी गुड्स जो है वो रिलीज कर देगा। ये अभी उन्होंने रिसेंटली इसको ऐड किया है, ये वाली पॉइंट को ना। पहले ये होता था कि वो आपकी गुड्स को कन्फिस्केट कर लेते थे और कन्फिस्केट करके ना ऑक्शन कर देते थे, नीलामी कर देते थे गुड्स। अब उन्होंने लिख दिया है कि भाई नहीं, अब अगर आप रिटेल प्राइस के 20% तक फाइन पे करोगे तो फिर जो है वो जो गुड्स आपकी कन्फिस्केट की गई हैं वो आपको वापस हो जाएंगी। जो तो आइटम थर्ड स्केड्यूल आइटम में नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है आप रिटेल प्राइस उसके ऊपर प्रिंट करें। तो ये जो आपने ये रिटेल प्राइस देखी है ना, ये मोस्टली वही वाली आइटम्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। अदर देन थर्ड के केस में रिटेल प्राइस प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक मसला और आ गया कि अभी एक बात हमने पढ़ ली, और ये सीरियल नंबर 26 है जी, ये भी अपने पास मार्क कर लें। पेनल्टी वाला सेक्शन जो है उसका 26 नंबर सीरियल है। जैसे आपने देखा था पिछले पेपर में, वो इंटीग्रेट ना करने की पेनल्टी उसने पूछी है। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला पॉइंट पूछ ले कि अगर आपने रिटेल प्राइस प्रिंट नहीं की तो क्या होगा। अच्छा। तो थर्ड स्केड्यूल आइटम कल हमने देखी थी, उसमें ना बाज़ आइटम्स ऐसी हैं जिनके केस में ना, स्पेशली इंपोर्ट के केस में ना, अब इंपोर्ट के केस में रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही थर्ड स्केड्यूल आइटम पोर्ट पे आएगी ना, कराची पोर्ट पे, वहाँ पे आपने अपना स्टाफ डिप्यूट करना है, और वो जो स्टाफ है ना वो फिर उसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसी बात है। कस्टमर वालों को तो नहीं पता रिटेल प्राइस क्या है। तो आप रिटेल प्राइस प्रिंट करेंगे तब जाके वो आपकी गुड्स रिलीज करेंगे ना, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो रिटेल प्राइस पे होनी है। अब जैसे एग्जांपल है चाय की, टी जो है वो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। अब टी जो है जब आप इंपोर्ट करेंगे बाहर से, फॉर एग्जांपल आपने बल्क में इंपोर्ट कर ली, आपने रिटेल पैकिंग में नहीं की इंपोर्ट, ठीक है, जो खुली चाय जो होती है, आपने बाहर से इंपोर्ट की और अब आपने उनकी पैकिंग करके एक एक के जी, दो दो के जी के पैक करके आगे बेचने हैं। तो अब आप कस्टमर वाले को कहेंगे यार हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीज़, कि हम कराची पोर्ट पे, हम तो लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे हम कितना स्टाफ भेज सकते हैं, इसके लिए तो हमें एक पूरी लेबर फोर्स चाहिए जो ये काम कर सके, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और पैकिंग रीपैकिंग करनी है, प्लस हमारा जो पैकिंग मटीरियल है और जो हमारी मशीनरी है सारी पैकिंग के लिए, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे अपने प्लांट के ऊपर। उसको कराची पोर्ट पे ले जाना पॉसिबल नहीं है। और एक दो दिन की बात तो है नहीं, एक दो दिन की बात हो तो हम कर भी लें, लेकिन ये तो काफ़ी टाइम इस पे लग जाना है। और हमारे बंदे अगर वहाँ पे कराची में चले भी गए तो वो रहेंगे कहाँ पे, उनकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये हमारे लिए वाइबल नहीं है। ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन आ सकती है, तो अब क्या किया जाए, उसके लिए उन्होंने ना एक सर्कुलर इशू किया था। और उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है जी, वो ये अगली बात है। ये जी, सॉरी, सर्कुलर नहीं है जी, जनरल ऑर्डर है।
ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। जनरल ऑर्डर क्या होता है कि अगर लॉ की जो प्रोविजन दी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो रही है किसी किस्म की भी, तो एफबीआर के पास पावर होती है कि वो जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये एक जेन्युइन रीजन है कि वो नहीं हो सकता भाई इंपोर्ट पे। तो उसके लिए ना उन्होंने फिर ये डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए ये 2019 में जनरल ऑर्डर नंबर 103 इशू किया था जी। जो क्या कहता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिंट द रिटेल प्राइस एट इम्पोर्ट, द इम्पोर्ट शेल द इम्पोर्टर लिखना था इधर, इसको इम्पोर्टर कर लें, द इम्पोर्टर शेल अंडरटेक टू प्रिंट द रिटेल प्राइस आफ्टर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। अच्छा, कि इम्पोर्टर ये अंडरटेकिंग देगा कि भाई जब जैसे ही गुड्स क्लियर होंगी ना, मैं उसके बाद रिटेल प्राइस प्रिंट कर दूंगा। चलो ये बात तुम्हारी मान ली तुमने, अंडरटेकिंग मुझे दे दी। अंडरटेकिंग ऑब्वियसली स्टैम्प पेपर पे होगी, वो बाइंडिंग होगी। लेकिन टैक्स का क्या होगा, टैक्स कैसे पे होगा? तो उसका उन्होंने एक वे आउट निकाल दिया जी। एंड शेल पे सेल्स टैक्स ऑन रिटेल प्राइस विच शेल नॉट बी लेस देन 130% ऑफ द कस्टम वैल्यू इंक्रीज्ड बाय ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। के तुमने अंडरटेकिंग ये देनी है कि भाई मैं बाद में तुम्हें सेल्स टैक्स पे कर दूंगा, लेकिन वो जो सेल्स टैक्स होगा ना वो कस्टम असेस्ड वैल्यू के 130% से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने गुड्स रिलीज करानी है ना अंडरटेकिंग देके, थर्ड स्केड्यूल आइटम, और प्रैक्टिकल रीजन की वजह से वो रिटेल प्राइस अगर प्रिंट नहीं हो सकती, तो आपने कस्टम असेस्ड वैल्यू का 130% देना है। यानी 130% के ऊपर ऑब्वियसली सेल्स टैक्स देना है। यानी अगर कस्टम असेस्ड वैल्यू उसने निकाली हुई है 200, तो आप क्या करेंगे, 200 का 130% और इसके ऊपर 18, इतना सेल्स टैक्स पे करोगे। और एक अंडरटेकिंग दे दोगे कि भाई जब मैं रिटेल प्राइस प्रिंट करूंगा ना, तो कस्टम असेस्ड वैल्यू के 130% से ज़्यादा ही होगी प्राइस, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अंडरटेकिंग दें, आप अपनी ड्यूटीज़ वगैरह क्लियर करें, और आप गुड्स आपकी रिलीज कर दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा। हाँ। ये भी एक असर असर ना, प्रैक्टिकली ये भी एक मसला आता है कि आपको पता है कि जोग्राफिकल जो लोकेशंस होती हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं। एक ही कंपनी का एक पर्टिकुलर ब्रांड है, फॉर एग्जांपल एक फर्टिलाइजर की कंपनी है। अब एक फर्टिलाइजर की कंपनी खाद बेचती है, यूरिया। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो जो खाद है ना, वो लाहौर में वो बोरी की जो कीमत है ना, वो बैग जो है, वो 5,000 का सेल हो रहा हो। कराची में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या वेरियस अदर रीजन की वजह से वो 5,200 का बिक रहा हो। इस्लामाबाद में 5,300 का बिक रहा हो। जो भी जोग्राफिकल लोकेशंस हैं और जो भी पॉपुलेशन की कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और जो भी उनके वेरियस ट्रेंड्स ऑब्वियसली देखे जाते हैं प्रोडक्ट के यूसेज वगैरह एंड सो ऑन, तो प्राइसेस जो है ना, एक ही पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी प्राइसेस वेरी कर रही हैं डिफरेंट जगह पे। रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल की नहीं, रिटेल प्राइस की। तो अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि अब सेल्स टैक्स जो है वो किस वैल्यू पे लगेगा? क्या जो लाहौर में आपने सेल की है, लाहौर में आपने रिटेल प्राइस रखी हुई है 50 रुपये, इस्लामाबाद में आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो रिटेल प्राइस प्रिंट की है वो है 60 रुपये, इस्लामाबाद में आपने लिखी है 55 रुपीज़। तो अब क्या हर शहर की जो रिटेल प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंगली सेल्स टैक्स लगेगा? वो कह रहा है नहीं। अगर एक से ज़्यादा रिटेल प्राइस आपने प्रिंट की है, तो जो हाईएस्ट प्राइस होगी ना किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वो सारे रीजन में लग जाएगी। यानी ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, इसमें इस्लामाबाद, इसमें कराची में मैंने प्राइस रखी है 60, लाहौर में 50 रखी है, इस्लामाबाद में 55 रखी है, तो 60 जो है वो रिटेल प्राइस कंसिडर होगी। ठीक है, तो लाहौर में जो सेल होगी उसके उसमें भी आपको 60 रुपये पे देना पड़ेगा सेल्स टैक्स, कराची में भी और इस्लामाबाद में। ठीक है। हाँ, 130% के केस में तो चूंकि आपने कस्टमर साइज वैल्यू का देना है, तो फिर तो वही रूल जो मैंने आपको समझाया है कि पहले ड्यूटीज वगैरह लगेंगी, फिर एफडी लगेगी और फिर सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ड्यूटीज वगैरह से पहले आपने 130% कर लेना कस्टमर साइज वैल्यू का। ठीक है। अच्छा, ये जो नोट नंबर 4 है, ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर किसी आइटम के साथ ये बात लिखी हुई है कि आप इसको रिटेल पैकिंग में बेचोगे तो वो थर्ड है, और आप अगर उस आइटम को अदर देन रिटेल पैकिंग में बेच रहे हो तो फिर वो जो है वो थर्ड स्केजूल आइटम नहीं है। ठीक है, जैसे सीमेंट के बारे में कल हमने पढ़ा था। इसी तरह से दो चार और प्रोडक्ट्स थी। अच्छा, थर्ड स्केजूल आइटम के ऊपर ना मैंने एक अलहदा से भी डिस्कशन की हुई है, वो भी जरा साथ ही पढ़ लें, तो उसमें शायद कोई एक आधी एडिशनल बात भी है। ये कि थर्ड स्केजूल में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रहा। अगर आप मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर है या कमर्शियल इंपोर्टर हैं, और जो आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर थर्ड स्केजूल आइटम है, तो रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। जो 3% वैल्यू एडिशन टैक्स नॉर्मली लगता है वो आपने पे नहीं करना।
अच्छा, प्राइस जो है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा और फिक्स करेगा, और मैन्युफैक्चरर के अलावा सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं, ये कल मैंने आपको एग्जांपल करके भी समझाया था, ये वाली उनका इनपुट और आउटपुट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रैक्टिकल मसला आ जाता है। प्रैक्टिकल मसला ये आ जाता है कि मैं अगर इस होल सेलर की बात कर लूँ, इसका इनपुट है 90, इसका आउटपुट भी 90 है। तो अपेरेंटली तो यही नज़र आ रहा है कि भाई इसके ऊपर तो इसने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, एक रूल मैंने आपको स्टार्ट पे एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनपुट की वो 90% तक कर सकते हैं। 95 तो वो टीयर वन के केस में है ना, अगर वो टीयर वन जो है वो इंटीग्रेशन कर लेता है। तो 90% की वजह से इस होलसेलर को भी टैक्स देना पड़ना था। अब जब होलसेलर को भी टैक्स देना पड़ना था, तो फिर ये रिटेल प्राइस की टैक्सेशन की लॉजिक ही खत्म हो जानी थी। कि लॉजिक तो पीछे यही थी कि मैन्युफैक्चरर से जो टैक्स है वो एफबीआर ने पहली स्टेज पे ही कलेक्ट कर लिया, सारे का सारा। जब पहली स्टेज पे ही सारे का सारा कलेक्ट कर लिया है, तो फिर ये जो सप्लाई चेन में बाकी के लोग हैं, इन पे 90% वाला रूल तो नहीं लगना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि अगर 90% वाला रूल लग जाएगा तो एफबीआर को 90 से भी ज़्यादा का टैक्स आ जाएगा। और एफबीआर का ऑब्जेक्टिव हरगिज ये नहीं है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन जो है वो डाल के आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। ठीक है, एफबीआर का ऑब्जेक्टिव या जो लेजिस्लेटर है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जो 90 के 90 रुपीज़ है ना, वो मुझे सारे के सारे मिल जाए। ठीक है, हमारा लॉ अगरचे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो इन रीजन की वजह से है। वरना तो आसान सा तरीका होना चाहिए। ये सब चीज़ें खत्म करें, जिस तरह बाहर वैट वगैरह लगा हुआ है, 5% टैक्स है सबके ऊपर या 10% टैक्स है बस, जो नहीं देता उसकी वो दुकान बंद कर देते हैं जाके। ठीक है ना, सऊदीया में काफ़ी ऐसा जो था वो टैक्स नहीं था, सेल्स टैक्स वैट, फिर उन्होंने लगाया, मेरे ख्याल में 5% लगाया है। तो अब आप देख लें, जो बंदा नहीं देता वो उसी वक्त, वो शुरते जो होते हैं वो आते हैं, दुकान उनकी बंद, उनको ले जाते हैं पकड़ के। तो अब वो जब आपकी इन्फोर्समेंट इस तरह की है तो हर बंदा खुद से देता है टैक्स। ये यहाँ पे आपको पता है कि रिवर्स केस है, इन बदमाशी टाइप है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो 90% रूल की बात ही आगे उसने लिखी हुई है जी, वो ये है, फर्दर 90% एडजस्टमेंट रूल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड, अवेलेबल नहीं होना चाहिए, विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ट्रेडर्स प्रोवाइडेड मैन्युफैक्चरर स्लैश इंपोर्टर हैज पेड द टैक्स। यानी मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने रिटेल प्राइस पर टैक्स दे दिया तभी 90% रूल नहीं लगेगा ना। यानी मैन्युफैक्चरर ने अगर ये 72 रुपीज़ एफबीआर को पे कर दिए हैं, यानी रिटेल प्राइस पर टैक्स लगा के एफबीआर को पे कर दिया है, फिर बाकी के लोग जो सप्लाई चेन में हैं उनके ऊपर 90% रूल नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब बास केसेस में क्या होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये थर्ड स्केजुअल आइटम में भी डील कर रहा है और अदर देन थर्ड में भी डील कर रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकली हो सकता है ऐसा कम सिनेरियो हो, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर जो चांसेस टेस्टिंग के हैं ना वो इस चीज़ के हैं। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाया था कि एग्जामिनर जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर भी बना देता है, इंपोर्टर भी बना देता है, आपको रिटेलर भी बना देता है, होलसेलर भी बना देता है। अब पेपर में जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए जिसमें थर्ड स्केजुअल आइटम भी आ रही है, अदर देन थर्ड भी आ रही है, ट्रेडिंग के लिए फिनिश गुड्स भी आ रही है, तो अब क्या किया जाए, उसके लिए ये रूल है। एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज बाय ट्रेडर्स exceed 80% of the value of all taxable supplies in a period, इन टैक्स पीरियड। कि ये जो बाकी के सप्लाई चेन में लोग हैं, ये लोग, इन पे 90% रूल तब नहीं लगना जब मैन्युफैक्चरर ने रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स दे दिया है और इनकी अपनी जो थर्ड स्केजुअल आइटम की सेल है ना वो इनकी टोटल सेल के 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे, अभी बताता हूँ उसकी कैलकुलेशन। ये ना मैंने इसका एक क्वेश्चन बनाया हुआ है बुक के अंदर। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है जी, OL इज engaged इन द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024, फॉलोइंग एक्टिविटीज वर कैरिड आउट बाय द कंपनी। परचेजेस की डिटेल उसने दे दी, सप्लाईज की डिटेल दे दी। कह रहा है जी, रिटेल प्राइस ऑफ बोथ इंपोर्टेड एंड थर्ड स्केजुअल आइटम इज ₹250 ईच। कस्टम ड्यूटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 10%। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्सेस। रिक्वायर्ड क्या है जी, सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल कंप्यूट करें नवंबर 2024। ठीक। अच्छा, अब जब आपको न्यूमेरिकल आएगा ना पेपर में, जो कि मस्ट आना ही आना है, तो सबसे पहले तो आपने ना क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना लेना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं जी,
इसमें 5 में तो नहीं बना हुआ क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। ये इस तरह से आपने एक फॉर्मेट बनाना है। पहले उस कंपनी का नाम लिखना है, नॉर्मली फाइनल लेवल पे क्वेश्चन जो है वो कंपनी का आता है। कंपनी का नाम लिखना है जी, जिस टैक्स पीरियड की उसने आपसे कैलकुलेशन मांगी है वो पीरियड लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स रेट क्या है उसके ऊपर, सेल्स टैक्स कितना बन रहा है, और अगर कोई सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग करनी है तो वो कितनी हो रही है, ठीक है। एक पेज पे इनपुट लिख लीजिएगा, दूसरे पेज पे आउटपुट लिख लीजिएगा, और तीसरे पेज पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में ये फॉर्मेट भी आप फौरन बना लें, आउटपुट लेस इनपुट बीइंग लोअर ऑफ 90% या एक्चुअल, ठीक है जी। ये फॉर्मेट आपने फौरन बना लेना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और उसके बाद क्या काम करना है जी, पहले पॉइंट से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से भी पर्टेन कर रही होगी वो रेलिवेंट जगहों पे इंसर्ट करते जाना है। नॉर्मली आई कैप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही चीज़ें पूछता है, यानी पहले वाला जो क्वेश्चन में पहली दो चार प्रोविजंस होंगी वो इनपुट की होंगी, बाकी वाली जो दो चार होंगी वो आउटपुट की होंगी, और आखिर पे बाज़ दफ़ा वो बता देता है फर्दर इन्फॉर्मेशन नॉट रिफ्लेक्टेड अबव, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स इनपुट की होती हैं, कुछ आउटपुट की होती हैं, ठीक। इस तरह से होता है, ताकि इस तरह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब आप आखिरी पॉइंट पे जाएंगे, आपको फिर वापस आने की जरूरत नहीं है किसी और पॉइंट पे कि भाई इसमें तो होल्डिंग भी थी वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं की, या 90% रूल तो मैंने देखा ही नहीं, लगना था या नहीं लगना था। तो जब आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया होगा और आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पुट इन करनी है, तो फिर ये पॉइंट हो सकेगा, ठीक है। अब जरा उस क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। उस क्वेश्चन में चूंकि वो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ, तो ये है जी। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करें परचेजेस की, तो हम परचेजेस से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ शैम्पूज एंड टिश्यू पेपर्स आइटम गवर्नड अंडर द थर्ड स्केड्यूल 20,000 एट द रेट ऑफ 50 ईच, ठीक है। टिश्यू पेपर्स और आइटम गवर्नड अंडर द, और शैम्पू जो है ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है या नहीं है जी, बताएं। ये तो इसमें क्वेश्चन में समझ लें आपके लिए आसानी होगी कि उसने खुद से लिख दिया है, लेकिन याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है, ओपन बुक जब से पेपर हुआ है ना, वो ये बात आपको नहीं बताता कि आइटम जो है वो थर्ड स्केड्यूल आइटम है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ठहर जरा मुझे भी खत्म कर लेते हैं इसको। ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि टिश्यू पेपर और शैम्पू जो हैं वो थर्ड स्केड्यूल आइटम हैं या नहीं है। ये इस तरह से आएगा आपको पेपर, ठीक है। एक सेकंड मैं दो चीज़ और ठीक कर लूँ तो फिर मिस हो जाएंगे। जी, तो अब इस तरह से पेपर में जैसे ये देखें, आप अपना पिछला पेपर अगर देखें, कल मुझे वो आइटम नजर आई थी वहाँ पे इसमें। ये देखें, ये क्वेश्चन में जो पिछला पेपर है उसमें ये इंपोर्ट्स कंप्राइज द फॉलोइंग, इसमें ये वाला पॉइंट है। ₹1.6 million पेड फॉर 2,000 pieces ऑफ 4 plate टॉयलेट पेपर रोल्स imported फ्रॉम चाइना। द रिटेल प्राइस ऑफ द टॉयलेट पेपर रोल्स इज ₹1150 पर पीस इन द मार्केट। आप बताएं जी, ये जो टॉयलेट पेपर हैं ये थर्ड शेड्यूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब उसने नहीं बताया हुआ यहाँ पे,
ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां से भी खत्म कर दिया है कि कल को जब टिश्यू पेपर और शैम्पू वगैरह पूछेगा, इस तरह की चीजें पूछेगा, वो आपको नहीं बताएगा। वो आपसे ओपन बुक में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको खुद से पता होना चाहिए। इसलिए ये जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है ना, इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है। ठीक है, पेपर में आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्केड्यूल आइटम ऑर्डिनेंस में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पेपर में रिकन्फर्म करने के लिए आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसको इस इन पर्पजेज के लिए यूज करना है, लेकिन एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, कोशिश करनी है मिनिमम ऑर्डिनेंस को देखना पड़े पेपर में। तो अब इसके इसमें सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगना था जी? हाँ, 1150 पर पीस पे लगना था। 1150 मल्टीप्लाइड बाय 2000, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना था जी, 18 या 21? 18, 21 नहीं 18। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे भी हमने पढ़ा है ना कि जो वैल्यू एडिशन टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो वापस आ जाता हूँ जिस पे 20,000 आइटम्स उसने खरीदी हैं 50 रुपए की, तो 1 मिलियन उसकी टोटल वैल्यू है, लेकिन आइटम चूंकि थर्ड स्केड्यूल है, तो इनपुट कितना होगा जी? 20,000 मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? 250 से। ठीक है जी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा? 18%, 21 नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट दूसरा भी आ गया ना, फिर पहले समरी पूरी पढ़ लें, क्योंकि कुछ आइटम्स पे 25% रेट भी है, वो मैं पढ़ाने लगा था तो क्वेश्चन आ गया। अब जरा पहले इसको पूरा पढ़ लें, फिर वो क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें 25 वाला रेट इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर वो कहता है जी, ये थर्ड स्केड्यूल वाला आइटम पे रिटेल प्राइस वाली बात हमने पढ़ ली कि अगर वो रिटेल पैकिंग का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर रिटेल पैकिंग में होगा तो थर्ड है, बनानी है। ठीक है, ये मैंने समराइज भी कर दिया है। ये चार प्रोडक्ट्स अब आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये वाली: स्पाइसेस, सीमेंट, पेंट एंड वार्निशेस वगैरह, और ऑटो पार्ट्स। ये अगर आप रिटेल पैकिंग में बेचोगे तो ही ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, वरना थर्ड स्केड्यूल आइटम नहीं है। ठीक है, इसी तरह बास प्रोडक्ट्स में उसने और कंडीशन भी लगाई हुई है, जैसे स्टोरेज बैटरीज, टायर्स एंड ट्यूब्स के साथ, और ऑटो पार्ट्स के साथ उसने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि ये जो हैं ये थर्ड स्केड्यूल आइटम तभी हैं जब आप उनको अदर देन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स सेल कर रहे हो। ठीक है, फोम एंड स्प्रिंग मैट्रिक्स का भी हमने पढ़ लिया कि हाउस होल्ड पर्पज के लिए खरीदोगे तो थर्ड है, वरना थर्ड नहीं। ठीक है, अब जो आखिरी पॉइंट थर्ड स्केड्यूल में रह गया ना, वो ये था कि ना, आपको पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है ना, ज़्यादातर तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, लेकिन एक एलीट क्लास भी है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास बेतहाशा पैसा है, ये उसके बाद हजमी है समझ लें एक किस्म की। ठीक है, वो इस हद तक है कि उनके जो कुत्ते हैं उनके भी जो खाना है वो इम्पोर्टेड है, या फिर गरीब बेचारा बाहर मर रहा है और कोई फिक्र नहीं है। बराबर, तो और इसी तरह आपको पता है कि वो हमारे यहाँ हमेशा से फॉरेन एक्सचेंज का भी एक इशू रहा है, करेंसी का, कि हमारी इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और तो उसमें यही चीज़ें नहीं, होना तो ये चाहिए ना कि इंपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो नेसेसिटीज़ हैं वो सिर्फ अलाउ की जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आज से अगर आप साल 2 साल पहले चले जाएं, जो आपके दिल में आता है आप इंपोर्ट कर लें बाहर से। तो फिर और फिर आपको पता है कि ये पिछले साल एक से स्टेबल है रुपी हमारा, वरना उससे पहले 2 साल रुपी जो था वो आउट ऑफ हैंड हो गया था। और एक पोजीशन ऐसी भी आ गई थी कि जब ये जो रुपी है ये 350 रुपये पे चला गया था। ये उन्हीं वक्तों की बात है, ये मार्च 2023 की। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये जो इम्पोर्ट है ना, क्योंकि एक्सचेंज फॉरेन करेंसी जो है ये आउट हो रही है, यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो नहीं रहा, यानी डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर ऑब्वियसली लोग हाई प्राइस पे भी लेने को तैयार है, तो इम्पोर्ट को जो है ना वो महंगा कर दें। ठीक है, तो ये कि उन्होंने एस आर ओ इशू किया, SRO 297 2023 में ये आया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और अक्सर पेपर में ये आ जाता है, जब से ये आया है हर पेपर में आ रहा है। इसमें इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आइटम्स मैं इस SRO में दे रहा हूँ ना, इनकी इंपोर्ट और सब्सीक्वेंट सेल, ये बात आपने याद रखनी है, ये वर्ड याद रखना, कि अगर आप इन आइटम को इंपोर्ट करके आगे बेचोगे तो इंपोर्ट पे भी 25 लगेगा, सेल पे भी 25 लगेगा, लेकिन अगर इन आइटम को आप लोकली मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे तो रेट 18 ही लगेगा, 25 नहीं लगेगा। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो SRO था ना, इसमें कुछ थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, कुछ अदर देन थर्ड स्केड्यूल आइटम है। मैंने समरी के अंदर आपको फैसिलिटेट करने के लिए या आपकी कन्वीनियंस के लिए थर्ड स्केड्यूल आइटम कंबाइन कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं, और अदर देन थर्ड जो हैं वो अलग से दी हुई हैं, वो भी मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप SRO ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगी, उन्होंने सीधा सीधा बस अपनी मर्जी से आइटम्स का सीक्वेंस लगाया हुआ है। एक आइटम सीरियल नंबर 1 पे हो सकता है थर्ड हो, 2 पे अदर देन थर्ड हो, 3 पे थर्ड हो, 4th पे अदर देन थर्ड हो, इस तरह से। यानी जो ओरिजिनल SRO जो आपको ऑर्डिनेंस में मिलेगा, ओपन बुक में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एसआरओ है ना, वो भी आई कैप ऑर्डिनेंस के अंदर दिए होते हैं, तो ये भी दिया होगा एसआरओ। तो अब ये भी आपने याद रखने हैं कि थर्ड वाले कौन से हैं अदर देन थर्ड वाले कौन, उसकी रीज़न क्या है कि थर्ड वाले के केस में इंपोर्ट पे 25 लगना है, किस वैल्यू पे लगना है? रिटेल प्राइस पे, और 3% वैल्यू एडिशन नहीं लगना। ठीक है,
अदर देन थर्ड के केस में सेल्स टैक्स जो है वो कस्टम असेस्ड वैल्यू पे लगना है। और कितना लगना है जी? 25 के 28? 28 लगना है, ठीक है। इसलिए ये आइटम आपको पता होने चाहिए कि उस एसआरओ में कौन सी आइटम थर्ड वाली है और कौन सी आइटम जो है वो अदर देन थर्ड वाली है, ठीक है। अब थर्ड वाली कौन कौन सी आइटम है जी वहाँ पे, वो ये हैं, ये टोटल 10, 10 हैं आइटम्स। एरेटेड वाटर और बेवरेजेस, मिनरल वाटर वगैरह जो है या इंपोर्टेड जो ड्रिंक्स हैं आपकी, वो 25% पे हैं जी। सिगरेट्स, सिगार्स एंड ई सिगरेट्स 25 पे हैं। कॉस्मेटिक्स एंड शेविंग आइटम्स 25 पे हैं। टिश्यू पेपर्स 25 पे हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग क्रॉकरी, किचन वेयर एंड टेबल वगैरह वगैरह, ये भी 25 पे हैं। होम अप्लायंसेज इन सीबीयू, होम अप्लायंसेज में कल हमने पढ़ा था ना, हीटर आ गया, एयर कंडीशनर आ गया, आपका माइक्रोवेव ओवन आ गया, ये सारे थर्ड स्केजूल आइटम है, ये भी 25 पे हैं। आइसक्रीम 25 पे है जी। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस पहली आइटम थी थर्ड स्केजूल में, ये भी 25 पे है। मैट्रेसेस एंड स्लीपिंग बैग्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज 25 पे हैं। और शैम्पू, ये भी 25 पे है। इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने किया एक्सप्लेन अली, आप तब ऑनलाइन नहीं थे। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं और मुझे अगर कह रहे हैं बार बार कि रिपीट कर दें, तो फिर ये ठीक बात नहीं है ना यार। अगर तो आपको उसमें कुछ बात समझ नहीं लगी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर तो आप क्वेश्चन कर लें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन थे, क्या चीज़ समझ नहीं आई उसमें, ये बताएं मुझे। जो मैंने एक्सप्लेन किया था इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो था क्या, जरा बताएं। जी अली, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जो इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई का वर्ड मैंने जो एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई? हाँ, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैन्युफैक्चरर के साथ जो मैंने उसका कंपैरिजन किया था, वो मैंने इस तरह से किया था कि ये एरेटेड वाटर है या बेवरेजेस हैं, अगर आप इनको मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे तो 25 नहीं है रेट, रेट फिर 18 ही है। लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट करके बेचोगे, यानी इंपोर्टेड है आपका मिनरल वाटर, तो फिर सेल के ऊपर जो रेट है ना वो 25 लगेगा। समझ आ गई बात की? तो अब आपने ये वाली जो आइटम्स हैं इनको पेपर में गौर से देखना है कि ये आइटम आपने इंपोर्ट करके सेल की है या मैन्युफैक्चर करके सेल की है। अगर तो मैन्युफैक्चर करके सेल की है तो फिर 18 लगना है, और अगर इंपोर्ट करके सेल की है तो 25 लगना है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस पे वापस आ जाता हूँ जी, इस क्वेश्चन की तरफ। तो शैम्पू और टिश्यू पेपर जो हैं ये दोनों इधर आ रहे हैं। टिश्यू पेपर इधर आ रहा था, ये फोर्थ पे, और शैम्पू जो है वो 10th पे आ रहा है। और ये आपने इंपोर्ट किए हैं, तो इंपोर्ट स्टेज पे कितना लगेगा जी? 25, ये जी, आगे चलते हैं। इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर सेल 2 मिलियन। अब ये थर्ड का जो आइटम नहीं है, तो अब यहाँ पे ट्रीटमेंट टोटली फर्क हो जाएगा। अब इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स कितना लगेगा जी? 28 नहीं, 21, 21। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, अनलेस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, हमेशा क्या अज्यूम करना है जी कि जो आपकी इनवाइस वैल्यू है या लैंडेड वैल्यू है वही आपकी कस्टम असेस्ड वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये अदर देन थर्ड है, तो अब जो आपसे सेल्स टैक्स उसने लेना है वो कस्टम असेस्ड वैल्यू पे लेना है। तो अब कस्टम असेस्ड वैल्यू 2 मिलियन ही है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दी हुई और वैल्यू, कस्टम असेस्ड वैल्यू। हाँ, अलबत्ता उसने ये बताया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ना, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, और कस्टम ड्यूटी का रेट बताया हुआ है 10%। तो अब आपने अगर इनपुट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे जी पहले? 10%, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 21 से। ये थर्ड के अलावा वो अभी अभी पढ़ते हैं, पहले जरा ये कंप्लीट कर लेना थर्ड वाला। अच्छा, फिर वो कहता है जी लोकल आइटम्स गवर्नड अंडर द थर्ड स्केड्यूल। लोकल आइटम्स की बजाय इसको लिख लें, तो चेंज कर लें जरा, एग्जामिनर का जो स्टाइल है उस तरह कर लें।
इस तरह से कर लें। अब आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है जी कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड शेविंग क्रीम है, ये आपने परचेज की है 40,000 इंटू 175। अब क्या होगा जी, आपको पता है कि शेविंग क्रीम हमने पढ़ लिया, ये भी थर्ड कैजुअल आइटम है। अब सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा जी, और कितने परसेंट लगेगा? अब आपने 25 नहीं लगाना। हम्म, उसकी रीजन ये है कि शेविंग क्रीम इंपोर्टेड नहीं है, लोकल है। अगर जो थर्ड है तो रिटेल प्राइस पे टैक्स लग जाएगा, यानी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 250, मल्टीप्लाइड बाई कितना लगेगा? 18, 21 या 25? 18, ठीक है। ये, अच्छा अब आगे आ जाते हैं जी, अब हम आउटपुट की तरफ आ जाते हैं। ये आपका टोटल इनपुट हो गया। आउटपुट में वो कह रहा है जी, लोकल थर्ड कैजुअल आइटम्स टू होलसेलर, यानी वो जो शेविंग क्रीम वाली बात थी, लोकली मैन्युफैक्चर्ड शेविंग क्रीम टू होलसेलर्स। इस पे अगेन 35,000 की क्वांटिटी बेची है 225 की। सेल्स टैक्स इस वैल्यू पे लगेगा 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 250। आसान हो जाएगी जरा। जी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, 35,000 जो है थर्ड कैजुअल आइटम आपने लोकली वाली बेची हैं, तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये आ गया ये। अच्छा, फिर वो कहता है जी आपने जो थर्ड कैजुअल आइटम इंपोर्ट की थी हाँ वो आपने 20,000 बेची है, यानी ये वाली शैम्पू और टिश्यू पेपर्स। अब सेल पे कितना लगेगा जी बताएं? हाँ अब 25 लगेगा, ठीक है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाय 25%, ये। और जो आइटम आपने फिनिश गुड्स इंपोर्ट की थी, ये आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी हैं 1 मिलियन की। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट और है जी, जरा उसको भी पहले हम पढ़ लें, फिर मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो पॉइंट ये है जी कि अगर आप गुड्स सेल करते हैं ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, उसे कहते हैं फर्दर टैक्स। ये बात आपने याद रखनी है ना, एक्स्ट्रा है ना एडिशनल है, उसका जो एग्जैक्ट नाम है वही आपने याद करना है जी, फर्दर टैक्स। क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स और एडिशनल टैक्स जो है ना, वो सेल्स टैक्स में किसी और चीज़ को कहते हैं। और आप अगर पेपर में इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो वो आपको जो है ना एग्जामिनर, वो हो सकता है आपको पिनलाइज कर दे। तो फर्दर टैक्स का नाम याद रखना है।
ये है जी आउटपुट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो 18% लगेगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो 4% फर्दर भी लगेगा। अच्छा, 4% के ऊपर ना एक वो तो लॉ ये है कि ये जो 4% है ना, ये आपके आउटपुट का पार्ट नहीं बनेगा। और ये हमेशा जो आपकी लाइबिलिटी आप कंप्यूट करेंगे ना, उसमें एज अ बॉटम लाइन फिगर के तौर पे ऐड होना है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये आपका आउटपुट का पार्ट बन जाएगा ना, तो आप अपने इनपुट से इसको एडजस्ट कर लोगे सब्जेक्ट टू 90% रूल। लेकिन जो लेजिस्लेटर है उसकी इंटेंट ये है कि भाई चूंकि तुमने अनरजिस्टर्ड को सेल की है, रजिस्टर्ड से काम नहीं किया तुमने, तो जो 4% एक्स्ट्रा तुमने उसे लिया है ना, वो तुम मुझे हर सूरत में पे करो। वो मैं आपसे ले ही इस वजह से रहा हूँ कि जिस बंदे के साथ आप अपना बिजनेस कर रहे हो ना, वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। लेकिन आप उससे बिजनेस कर रहे हो फिर भी। अब जब आप उससे बिजनेस कर रहे हो, तो फिर वो जो 4% है ना, वो तुम अपने इनपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर तो ये 4% आपके आउटपुट का पार्ट बन जाएगा, आपके इनपुट से एडजस्ट हो सकता है आपको एफबीआर को कुछ देना ही ना पड़े, या थोड़ा बहुत देना पड़ जाए। इसलिए उसने कहा है कि जब तुम अपना बैलेंस पेबल निकाल लोगे 90% वाला रूल लगाने के बाद और इनपुट एडजस्ट करने के बाद, उसके बाद जब पेबल निकलेगा उसमें तुमने ये 4% एज अ बॉटम लाइन फिगर के तौर पर ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, किन किन केसेस में फर्दर टैक्स पेबल नहीं है जी? अगर आप एंड यूजर को सेल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अगर रिटेलर सेल कर रहा है तो, या आप खुद से कर रहे हैं यानी एज अ मैन्युफैक्चरर आप एंड यूजर को सेल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कोई फूड आइटम है, कोई बेवरेजेस हैं, फर्टिलाइजर हैं या व्हीकल है। थर्ड स्केजूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। अगर आप सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट को, या स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडीज को, जो भी गवर्नमेंट की इदारे हैं, इदारे नहीं सॉरी, गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोई सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जैसे वापडा वगैरह है, या कोई भी स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडी है जैसे नादरा है फॉर एग्जाम्पल, तो या स्टेट बैंक है, उनको जब आप सेल करेंगे तो आपने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। जीरो रेटेड सप्लाईज कवर्ड अंडर द फिफ्थ स्केजुअल, जो फिफ्थ स्केजुअल में जीरो रेटेड सप्लाईज हैं उन पे भी फर्दर टैक्स नहीं है। उन पे वैसे ही सेल्स टैक्स का रेट जीरो है, लेकिन अगर आप उनको अनरजिस्टर्ड को सेल करोगे तो फर्दर भी नहीं लगेगा, सिर्फ जीरो ही लगेगा। अच्छा, आप अपने घर का बिल देख लीजिएगा जी। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मुझे जो घर में बिजली का बिल आ रहा है, उस पर तो मुझे सेल्स टैक्स का जो रेट चार्ज होता है ना, वो 18 चार्ज होता है, वो 22 नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा 4%। फर्टिलाइजर और क्रिस्टलाइन शुगर, चीनी और फर्टिलाइजर अगर आप बेचेंगे तो फर्दर टैक्स नहीं है। यानी कल हमने वो डैप पढ़ा था ना, डैप, डैप के ऊपर 5% रेट है, वो थर्ड स्केजुअल में है, तो वो खैर वो वैसे ही यहाँ पे इस एक्सेप्शन में आ जाएगा। उस पर 5 ही लगेगा, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन पे भी फर्दर टैक्स नहीं है। सप्लाई ऑफ फोम एंड स्प्रिंग मैट्रेसेस एंड अदर फोम प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड यूज, ये वैसे ही थर्ड में आ जाता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, बहरहाल उन्होंने चूंकि एसआरओ में अलग से मैंने यहाँ पे अलग से इसका एसआरओ है ये वाला। ये सेकंड हैंड एंड वॉन क्लोथिंग एंड वॉन आर्टिकल, इस पे भी फर्दर टैक्स नहीं है। एंड सप्लाई टू पर्सन हु आर नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड, यानी कॉटेज इंडस्ट्री है, टीयर 1 के अलावा जो रिटेलर्स हैं, या कोई भी बंदा अगर एग्जाम्ड गुड्स में डील कर रहा है। इसी तरह से स्टील एंड एडिबल ऑयल सेक्टर जो है, ये जब बेचेगा प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड को अपनी, इन्होंने भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना, ठीक है। इनमें से भी एक आधा पॉइंट जो है एग्जामिनर अक्सर पेपर में पूछ लेता है, या आपने अच्छी तरह से इनको भी याद करना है। फिर ये पॉइंट अक्सर एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है, वो ना एंड यूजर की बात नहीं करता। जैसे पिछली अटेम्प्ट में हमने देखा था, वहां पे तो उसने स्पेसिफिकली एंड यूजर का वर्ड लिख दिया। लेकिन बास केसेस में वो क्या करता है, वो इस तरह से बताता है कि आपने सेल की है एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉय को, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, या किसी हॉस्पिटल को सेल कर दिया, ठीक है। तो अब आपने खुद से सोचना है कि भाई ये जिसको मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हॉस्पिटल है अगर, या कोई स्कूल है, या कोई एम्प्लॉई है, तो वो एंड यूजर है ना फिर, उन्होंने आगे तो नहीं प्रोडक्ट बेचनी, तो फिर वो एंड यूजर की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना, ठीक है। यानी बताने का पर्पज ये है कि बाद सिनेरियो में एग्जामिनर जो है वो स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बताएगा कि सेल एंड यूजर को हुई है, लेकिन वो बता देगा हुई किसको सेल है। जिस बंदे को सेल हुई है वहां से आपने ये इंश्योर करना है कि वो एंड यूजर है या नहीं है, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ जी। यहाँ पे वो कह रहा है जी फिनिश गुड जो आपने इंपोर्ट की थी ना, ये वाली, ये आपने अनरजिस्टर्ड को सेल की है, फर्दर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा जी? मेडिसिन हॉस्पिटल वाले बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन थर्ड स्केड्यूल में आ रही है यारी। जी, मेडिसिन तो नहीं आ रही ना थर्ड स्केड्यूल में। थर्ड स्केड्यूल में जो आइटम आ रही हैं, क्या वो आइटम्स हॉस्पिटल आगे सेल करते हैं? उन्होंने आपसे टिश्यू पेपर ले लिया, टॉयलेट पेपर ले लिया, शैम्पू ले, तो वो उन्होंने कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया होगा ना यार।
अच्छा, ये क्या आ रहा है बार बार। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तो इस पे 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा, लेकिन एज अ बॉटम लाइन फिगर, ये थर्ड स्केड्यूल आइटम नहीं है। ये इसने जो ये वाली फिनिश गुड्स है ना, ये बेची है। इस पे पहले तो आप लगाएंगे 18%, और फर्दर टैक्स के ऊपर मैं आपको अभी जाके बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, आज जब आपने इस पे 18 लगा लिया, 4% को भी आपने होल्ड कर लेना है। वो नीचे ये देखिए उसने लगाया हुआ ये अनरजिस्टर्ड को जो किया है वही बॉटम लाइन फिगर। ठीक है। अच्छा, अब आपका आउटपुट आ गया ये, और इनपुट आ गया ये। देखिए इनपुट आपका ज्यादा है और आउटपुट जो है वो कम है। अब 90% रूल लगना है, ये नहीं लगना, उसके लिए क्या प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये वाला, कि ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यानी ये सप्लाई चेन में, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है। इन्होंने इंपोर्ट स्टेज पे या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे रिटेल प्राइस पर टैक्स दे दिया। ठीक है, ऐसी कोई बात क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई कि नहीं दिया टैक्स। हम कैलकुलेट भी रिटेल पे कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि इनकी जो सेल है थर्ड कैजुअल वाली, वो टोटल सेल के 80% से ज्यादा है या नहीं। ठीक है, टोटल सेल आ रही है ये वाली, जिसमें ये भी थर्ड कैजुअल आइटम है, 8750 वाली, ये भी थर्ड है, और ये थर्ड नहीं है। यानी 1 मिलियन है, प्लस 8750 है, प्लस 20,000 को 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें उन दोनों का जो सम है वो टोटल के सम के 80% से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि वो 80 से ज़्यादा आ रहा है ये, यानी 35,250। ये टोटल आपकी सेल वैल्यू आ रही है जी। और इसमें जो थर्ड की सेल है वो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये 93% आ रही है। तो रूल लगेगा या नहीं लगेगा जी 90% वाला? 80% का क्राइटेरिया था, रूल नहीं लगेगा ना। ठीक है, सारे का सारा इनपुट जो है वो आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा। तो जब आपने सारे का सारा इनपुट जो है वो आउटपुट से एडजस्ट कर लिया, तो आपके पास ये रिफंड आ गया। अब अगेन एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, कि 90% रूल ना लगने की वजह से आपका रिफंड आ रहा है, क्या जो 4% फर्दर टैक्स है वो इस रिफंड से एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, बॉटम लाइन के तौर पे लिखने का पर्पज ही ये है कि तुम इसे किसी इनपुट से या किसी रिफंड से एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा चाहे रिफंड आ रहा है, लेकिन जो फर्दर टैक्स तुमने अनरजिस्टर्ड को सेल करने की वजह से लिया है, वो तुमने एफबीआर को हर सूरत में जमा कराना है। ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए 40,000 उसने लहदा से नीचे जमा कराया। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो थर्ड का जो आइटम कंप्लीट होगी जी हमारी, अब हम ब्रेक कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। सेल के केस में ड्यूटीज क्यों नहीं ऐड करते, खुद ही सोच के बताएं नजम, क्या आंसर होना चाहिए इसका। कभी जिंदगी में आपने देखा है कि जब आप प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल हो रही हो, आपको कोई ड्यूटीज वगैरह या टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज वगैरह लगाई हो उन्होंने? कस्टम ड्यूटी का, और दो मुझे सेल पे। अली असबद, एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें ना, तो पहले जरा थोड़ा सा सोच लें। ठीक है, और सेकंड, हमारे पास में बड़ा लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है, तो मैक्सिमम जो आप क्वेश्चन क्लास में कर सकते हैं ना, वो 4 से 5 हैं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरी तरफ से माजरत है जी, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसको अच्छी तरह से खुद से सोचें, इसका जवाब क्या है। अगर खुद से अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाएंगे, हर चीज़ मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसकी बेस पे मेरे ख्याल में आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो ब्रेक में इसको सोचें, और उसके बाद फिर अगर नहीं आता तो फिर मुझे बताइएगा, यानी मुझे इसका जवाब बताएं क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक जवाब क्या है। ठीक है जी। सेल वैल्यू पे ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती। ठीक है, ड्यूटीज वगैरह जो होती है ना, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह, वो इंपोर्ट स्टेज पे सिर्फ लगती है, सेल वैल्यू पे नहीं लगती। ठीक है जी। तो आप ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा अगर आगे चलते हैं जी। 80% जो रूल आप बता रहे हैं ना, वो सेल्स टैक्स के पॉइंट व्यू से सेल वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी उसमें एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं हो रही, जो सेल्स टैक्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, वो आपने लेनी है। सेल्स टैक्स में थर्ड स्केजूल आइटम के केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो रिटेल प्राइस है। ठीक है, यही तो पढ़ रहे थे। अच्छा 130 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से कराता हूँ। पेपर में आया हुआ है ये आधी अटेम्प्ट में। ये क्वेश्चन है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 36। जीनत लिमिटेड इज engaged in multiple businesses across Pakistan and is registered as a manufacturer, importer and distributor with sales tax authorities in Karachi. Following information is extracted for the month of November 2024. बाज़ दफ़ा वो क्या करता है एग्जामिनर के, बाज़ दफ़ा वो मेन टेबल बनाता है और फिर उस मेन टेबल की आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देता है। बाज़ केसेस में वो क्या करता है कि वो स्टेटमेंट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वो आपको टेबल बना के नहीं देगा। जैसे ये भी आई कैप का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें फोर्थ पॉइंट है, 2800 kg ऑफ रॉ टी covered under the third schedule was imported from Kenya in bulk packing. The value of tea assessed at import stage by the custom authorities amounted to rupees 400 per kg. The value was inclusive of all applicable taxes and charges, excluding sales tax. यानी जितने भी ड्यूटीज वगैरह हैं उसमें शामिल है, सेल्स टैक्स शामिल नहीं। ZL was in compliance with all the requirements relating to import of raw tea. अब यहाँ पे उसने रिटेल प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन आपको बता दिया है कि जो भी इंपोर्ट पे रिक्वायरमेंट्स थी लॉ की, उसकी उसने कंप्लायंस कर ली है। टी का आपको पता है कि रॉ टी जो है वो थर्ड स्केजूल आइटम है। तो अब उसने इंपोर्ट पे जब कंप्लायंस कर ली तो कितने परसेंट पे क्लियर किया होगा जी? असेस्ड वैल्यू का 130%। ठीक है, 200 2800 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 130%, और फिर उसको 18% से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ये नहीं, वो तो बाद में करोगे ना आप जाके, जब आप अपनी गुड्स वहां से रिलीज करवा लोगे। रिलीज करवा के आप अपने जगह पे ले आओगे अपने प्लांट पे, और प्लांट पे लाके फिर आप अपनी रिटेल प्राइस उसकी निकालोगे, वो उस पर प्रिंट करोगे, और फिर उस रिटेल प्राइस पे जो सेल्स टैक्स है वो कंप्यूट करोगे, जिसके बारे में उसने कहा हुआ है कि वो 130% से कम नहीं हो सकता। अगर वो 130% से कम हुआ तो 130% जो आपने दिया हुआ है वही फुल एंड फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 130% से ज़्यादा हुआ तो फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपने पे करनी है। ये तो प्रैक्टिकली इस तरह से होगा ना। लेकिन न्यूमेरिकल में तो आप नहीं ये काम कर सकते ना। न्यूमेरिकल में तो उसने आपको इम्पोर्ट पे इनपुट कैलकुलेट करवाया है, वो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगर उसने न्यूमेरिकल में आपको रिटेल प्राइस दे दी तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो सीधा सीधा रिटेल प्राइस के ऊपर आपने टैक्स ले लेना है, फिर तो ये 130% करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी, फिर हमें थर्ड स्केजूल आइटम की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन ना आपके एक दो अटेम्प्ट पहले का ही है। सॉरी, इसको करने से पहले ना जरा एक दफ़ा ये भी हम देख लें कि आपका अगला क्वेश्चन ये था आज किसी का, कि थर्ड के अलावा कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनकी इंपोर्ट और सब्सिक्वेंट सप्लाई जो है वो 25% पे है। वो मैंने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है जी ऊपर। ये 4% जो फर्दर टैक्स हमने पढ़ा है ना उसके बाद। कन्फेक्शनरीज, व्हीकल्स इन कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट कंडीशन, जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं वो सारी की सारी
25% पे रेट है जी उनका सेल्स टैक्स का। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है जी कि ये बात तो आपने बता दी कि जो कम्प्लीटली सीबीयू का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, कि जो गाड़ी इंपोर्टेड है वो उसकी जब सीक्वेंट सप्लाई होगी तो इंपोर्ट में भी 25 लगेगा, बल्कि 28 लगेगा। 3% वैल्यूडेशन भी लगना है क्योंकि थर्ड स्केजल आइटम नहीं है। और जब आपने बेचना है तो 25 लगेगा। जो गाड़ियाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, जैसे होंडा वालों की है, सुजुकी की है, किया की है, एमजी की है, निषाद वालों की है, उस पर क्या सेल्स टैक्स है। उसके लिए भी ना उन्होंने ये एक चेंज किया है जी। वो चेंज है ये, अब आपने लिंक करके याद रखना है। वही है जी, लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी एंड अबव। कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी गाड़ी अगर उसका इंजन कैपेसिटी जो है वो 1400 सीसी से ज़्यादा है तो 25% रेट है। अच्छा, फिर ये उन्होंने ना आज से 2-3 महीने पहले एक और चेंज कर दी। वो चेंज ये कर दी कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड गाड़ी है ना, अगर तो वो 1400 सीसी से ज़्यादा की है, इरिस्पेक्टिव या रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस, उस पर 25 लगना है। लेकिन अगर वो उसकी जो इनवाइस वैल्यू है सेल्स टैक्स के अलावा वो 4 मिलियन से ज़्यादा की है, तब भी 25 लगेगा। यानी वो गाड़ी 1400 सीसी नहीं है, 1200 सीसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सुजुकी वालों की जो है ना स्विफ्ट, ये इस चेंज के बाद ये गाड़ी की कीमत एकदम से 55-56 लाख रुपए हो गई थी। कि सुजुकी स्विफ्ट जो है वो मेरे ख्याल में 1200 सीसी है, लेकिन उसकी जो इनवाइस वैल्यू थी ना सेल्स टैक्स निकाल के, वो 4 मिलियन से ज़्यादा की थी। अब जब वो 4 मिलियन से ज़्यादा की थी तो सेल्स टैक्स जो उस पर लगेगा वो 25% लग जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, ये आपको पेपर में आ सकती है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड डबल केबन पिकअप गाड़ियां हैं 4x4 वाली, उन पे भी जो रेट है वो 25 है। अच्छा, फिर आपके लाइटिंग की जितनी भी डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स हैं, कारपेट्स वगैरह, अदर देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इंपोर्ट पे नॉर्मल रेट है, लेकिन अफगानिस्तान के अलावा जितना भी इंपोर्टेड, क्योंकि अफगानिस्तान से आपको पता है कि लैंड बाय लैंड रूट, ज़मीनी रास्तों से भी गुड्स आ जाती हैं, स्मगल होकर भी आ जाती हैं, ये वैसे भी प्रॉपर तरीके से आ जाती हैं। और जब हमारा बॉर्डर है ना इनके साथ, और चूंकि ज़मीनी रास्ते से भी आ जाती है और इनका बड़ा मशहूर भी है कॉर्पोरेट कारपेट्स जो हैं, उनको उन्होंने 25% से एक्सक्लूड कर दिया। चॉकलेट्स, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या बाकी जितने भी सीरियल्स हैं, डेकोरेशन के कोई भी आर्टिकल है, कुत्ते बिल्ली का खाना है, 25 पे जी। डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं, फिश है, कोई भी फुटवेयर है आपका यानी जूते, ड्राई फ्रूट वगैरह और कोई भी फ्रूट्स हैं, अनलेस के वो ज़मीनी रास्ते से आए यानी ईरान वगैरह से या अफगानिस्तान वगैरह से आ जाए, या बार्टर मैकेनिज्म के तहत आए यानी एक्सचेंज हो रही है। उसके अलावा कोई भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट है या फ्रूट है तो उस पर 25 है। फर्नीचर पे 25 है जी। जैम्स जेलीज वगैरह पे, लेदर जैकेट्स वगैरह पे, फ्रोजन फिश या प्रोसेस्ड मीट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पास्ता, आर्म्स एंड एमुलेशन, सन ग्लासेस, केचप, ट्रैवलिंग बैग्स हैं, शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो आपने इरिगेशनल पर्पज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए या प्लेयर पर्पज़ के लिए लिया। वैसे लोग भी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे जिनके अपने जहाज़ हैं, जिसमें वो घूमते फिरते हैं। उनकी बात हो रही है कि जो भी आप शिप या एयरक्राफ्ट अगर इंपोर्ट करोगे, अगर वो शिप जो है वो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए है, ऑफिशियल यूज़ के लिए नहीं है, तो फिर आपसे इंपोर्ट स्टेज पे 25 लिया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी 25 है, और रिस्ट वॉचेज जो है वो भी 25 है, ठीक है जी। इन पे भी यही रूल है, इन 27 आइटम्स पे यही रूल है। इनको अगर आप इंपोर्ट करके सेल करोगे तो इंपोर्ट पे और सब्सिक्वेंट सप्लाई पे 25% रेट लगना है। लेकिन अगर इन आइटम्स को आपने लोकली मैन्युफैक्चर्ड कर दिया तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड के केस में रेट 18 ही है सेल पे, वो 25 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन में गौर से देखना है। अलबत्ता ये जो 3 आइटम्स है ना, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन इन पे सेल्स टैक्स का रेट 25 है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये तीनों। अब मैं जरा उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो 1-2 अटेम्प्ट पहले आया है। वो ये है जी, वो कहता है जी, जी जी इंपोर्ट पे भी 25, सेल पे भी 25। बल्कि इंपोर्ट पे ये वाली जो 27 आइटम्स हमने पढ़ी हैं इन पे तो 28 होगा ना। अच्छा, वो कहता है जी, जैंग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडरी ऑफ अ चाइनीज कंपनी मिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एमई, is engaged in the business of manufacturing and supply of household electric appliances with its principal place of business in लाहौर। यानी जैंग इलेक्ट्रॉनिक जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी चाइनीज की है, उसकी सब्सिडरी है। और उसका काम क्या है जी, जो हाउस होल्ड के अप्लाइंसेज हैं वो लाहौर में वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हाउस होल्ड की अप्लाइंसेज हैं ये कहाँ पे आ रही हैं जी, थर्ड में आ रही हैं, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेडीज रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। परचेजेस टेबल बना दिया, उसी तरह उसने परचेजेस का ब्रेकअप दे दिया, सप्लाईज का ब्रेकअप दे दिया,
और फिर आगे जाके उन परचेजेस का आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, तो इसमें इंपोर्ट्स हैं जी 185 मिलियन की। और इंपोर्ट के जब मैं ब्रेकअप पे आता हूँ, कह रहा है जी इंपोर्ट्स कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग: इंपोर्ट ऑफ डीप फ्रीजर्स, टच screens to be installed in smart fridges and ovens, and solar panels. The details are as follows: डीप फ्रीजर है, टच स्क्रीन है और सोलर पैनल है। तीनों की उसने कॉस्ट भी बता दी, कस्टमर असेस्ड वैल्यू भी बता दी जो कि डिफरेंट है कॉस्ट से, और रिटेल प्राइस भी बता दी। अब आप जरा वन बाय वन करके बताते जाए जी आंसर। डीप फ्रीजर के केस में सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? 62 मिलियन पे, ठीक है। हम्म। जो टच स्क्रीन है जो आपने स्मार्ट फ्रिजेस के लिए इंस्टॉल करनी है, उस केस में सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? कस्टमर असेस्ड वैल्यू पे, ठीक है जी। और सोलर पैनल्स आपने अभी याद रख कर लेने हैं कि सोलर पैनल्स जो है ना ये सिक्स स्केड्यूल में आ रहे हैं। जब सिक्स में आ रहे हैं तो किस वैल्यू पे लगेगा सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स चार्ज ही एग्जाम्ट हो जाएगा। एग्जाम के केस में तो सेल्स टैक्स आपने देना ही नहीं होता, ठीक है। इसके अगर मैं आंसर पे आ जाऊँ, हाँ, इम्पोर्ट ऑफ डीप फ्रीजर्स इनपुट और ऑन रिटेल प्राइस एंड नो वैट। और डीप फ्रीजर जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं जी? उस एसआरओ में भी आ रहे हैं। तो इम्पोर्ट पे कितना लगेगा? 25 लगेगा, 18 नहीं लगेगा। जो टच स्क्रीन है वो कस्टमर असेस्ड वैल्यू पे 18% लगेगा। और सोलर पैनल जो है वो एग्जाम्ट है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे ख्याल में थर्ड स्केड्यूल की सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। बाकी अब किसी किस्म का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको हैंडल कर लेना चाहिए। कोई क्वेश्चन है थर्ड स्केड्यूल से रिलेटेड किसी को तो बताएंगे। अच्छा, एक बात अब आपने और याद रखनी है सेल्स टैक्स में ना, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कि एक तो होता है रजिस्टर्ड बंदा, एक होता है अनरजिस्टर्ड। ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जी कि वो बंदा है तो रजिस्टर्ड लेकिन इनएक्टिव है। अब उन्होंने ना तीन कैटेगरीज बना दी है। एक बंदा जो सिरे से ही सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन लाइबल टू भी रजिस्टर्ड था, उसको आपने 4% लगाना है, ठीक है। एक बंदा जो कि सेल्स टैक्स में लाइबल टू भी रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके लिए 4% नहीं है, ठीक है, नो फर्दर टैक्स। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है जी, एक बंदा जो है वो सेल्स टैक्स में तो रजिस्टर्ड है लेकिन नॉन कंप्लाइंसिस की वजह से वो इनएक्टिव हो गया है। अच्छा, अब आप सेल्स टैक्स में इनएक्टिव कब होते हैं जी? हमारा बेसिकली अगला टॉपिक ये है, ठीक है। इसमें मैंने एक हिंट तो आपको पहले भी दिया था कि अगर आप कब होता है जी, अगर आप रिटर्न फाइल ना करें कितने महीने की? 2 मंथ्स की। अच्छा, इसके अलावा भी दो चार कंडीशन है, वो क्या है जी? ये ना के क्लॉज के बाद मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अ पर्सन कैन बिकम नॉन एक्टिव इफ हिज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड स्लैश ही इज ब्लैक लिस्टेड। अच्छा, ही फेल्स टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द 2 consecutive months, फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट। इनकम टैक्स को भी उसने लिंक किया हुआ है सेल्स टैक्स से। इनकम टैक्स में अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे तुम इनकम टैक्स में भी नॉन फाइलर हो जाओगे और सेल्स टैक्स में भी नॉन एक्टिव हो जाओगे। अच्छा, एंड फेल्स टू फाइल एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट और 2 consecutive क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। ये इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है कि जो टैक्स आप काट के जमा कराते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयर है आपका, तो आपका जो एम्प्लॉयर है जब आपको सैलरी पे करता है तो सैलरी पे जो है वो जो भी एप्लीकेबल टैक्स होता है वो काट के आपको सैलरी पे करता है। तो वो जो टैक्स काट के उसने ना रिपोर्ट करना होता है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के थ्रू, जमा भी कराना होता है और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के थ्रू रिपोर्ट भी करना होता है। वो क्वार्टरली 4 स्टेटमेंट फाइल होती हैं हर क्वार्टर एंड के बाद, अगले महीने की 20 तारीख तक। यानी ये जून क्वार्टर चल रहा है, एंड हुआ है, तो जून क्वार्टर की जो स्टेटमेंट है वो 20 जुलाई तक फाइल करनी है। सितंबर क्वार्टर है तो उसकी जो है वो 20 अक्टूबर तक फाइल करनी है, ठीक है। उसमें जितनी भी विथहोल्डिंग आपने की होगी लोगों की वो आपने रिपोर्ट करनी होती है।
और एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है। एनुअल स्टेटमेंट जो होती है वो हर साल हमेशा 31 जुलाई पे फाइल होती है। जैसे आज 30 है, यानी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ना, जून 2024 वाला, उसकी जो एनुअल स्टेटमेंट है विद होल्डिंग की, वो आपने 31 जुलाई पे फाइल करनी है। अगर आप एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे या टू कंजेक्टिव क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे, आप फिर भी इनएक्टिव हो जाओगे। ठीक है, तो ये तीन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसको जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये वाले को, कि ये सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये ना, ये ना सस्पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका बेसिकली लिंकेज है टैक्स फ्रॉड के साथ। ये इस दफा ना सेल्स टैक्स के लॉ में टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन है ना, उसको उसने बड़ा ब्रॉडन कर दिया है। कैसे ब्रॉडन कर दिया जी? वो कह रहा है कि टैक्स फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली अंडरस्टेटिंग या अंडर पेइंग द टैक्स लाइबिलिटी और ओवरस्टेटिंग द इंटाइटलमेंट टू टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिफंड बाय वे ऑफ सबमिशन ऑफ फॉल्स रिटर्न स्लैश डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्लूड। वो कह रहा है जी तुम जानबूझ के अगर अपनी लाइबिलिटी कम कम पे कर रहे हो इंटेंशनली, ठीक है, या अपना रिफंड जो है जानबूझ के इंटेंशनली इंक्रीज कर रहे हो, तो ये टैक्स फ्रॉड में आ जाएगा। और इसमें ये चीज़ें भी शामिल है। अच्छा, उसमें वो कहता है जी तुम सेल्स कर रहे हो विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन या विदाउट इशूइंग टैक्स इनवाइस। तुम रजिस्टर्ड तो हो लेकिन इनवाइस इशू नहीं करते, या तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो सिरे से, ये टैक्स फ्रॉड है। ठीक है। अच्छा, सप्रेशन ऑफ सप्लाईज दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जो आप सेल कर रहे हो वो आप सारी की सारी डिक्लेयर नहीं करते। ऐसा भी बेतहाशा प्रैक्टिकल इंस्टांसेस है जिसमें लोगों ने दो बुक्स बनाई हुई हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन सेल्स जो हैं जो डिक्लेयर करते हैं वो बस थोड़ी सी हैं, बाकी की जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ बुक्स हैं। ये भी टैक्स फ्रॉड है। आप इनपुट जो है वो फेक इनवाइसिस पे क्लेम कर लेते हो। फेक इनवाइसिस का मतलब होता है कि उस इनवाइस के बैकएंड पे एक्चुअल में डिलीवरी हुई नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। कागज एक कागज, एक जो है कागज का एक टुकड़ा है वो इनवाइस, बस दैट्स इट। उसके बैकएंड पे ना तो एक्चुअल सप्लाई हुई है ना ही पेमेंट हुई है। ठीक है, पेमेंट अगर हुई भी है तो दे के फिर वापस ले ली गई है, सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए पेमेंट हुई है। अच्छा, इशुएंस ऑफ एनी टैक्स इनवाइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स लीडिंग टू इनएडमिसिबल क्लेम ऑफ, ये मैं आपको भी बात बता दी। ठीक है, एवेजन ऑफ टैक्स बाय अवेलिंग अनड्यू टैक्स क्रेडिट और रिफंड थ्रू एनी अदर, कोई और तरीका कार जैसे तुमने इनपुट जो है वो गलत क्लेम किया है, वो भी टैक्स फ्रॉड है। ठीक है, फेलिंग टू डिपॉजिट टैक्स कलेक्टेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी 15 तारीख अगर आपकी ड्यू डेट है, आपने 15 से बियॉन्ड 3 महीने तक अगर टैक्स जमा नहीं कराया या विथहोल्डिंग करके जमा नहीं कराई, ऐसा भी लोग करते हैं बेतहाशा पाकिस्तान में, कि आपकी विथहोल्डिंग तो कर लेंगे, इवन एम्प्लॉयर भी ये काम करते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट से, कि आपकी सैलरी पे तो टैक्स काट लेंगे लेकिन आगे एफबीआर को जमा ही नहीं कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहरहाल बात सेल्स टैक्स की हो रही है, कि मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो विथहोल्डिंग आपने सेल्स टैक्स में की है वो आपने विथहोल्डिंग तो कर ली पार्टी की लेकिन आगे जमा ही नहीं कराया, जो भी ड्यू डेट थी उस पर। तो ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर अंदर जमा कराना है, वरना आप टैक्स फ्रॉड में आ जाएंगे। अच्छा, falsification of invoice or substitution of financial records or production of fake accounts or documents with an intention to evade tax due or claim inadmissible रिकॉर्ड्स की फॉल्सिफिकेशन, फेक इनवाइस से बना के दे दिए, जैली डॉक्यूमेंट्स बना के, जब आपका ऑडिट होगा आपने सारे डॉक्यूमेंट जैली बना के दिए। इवन यहाँ पे यहाँ तक भी हुआ है कि लोगों ने जैली बैंक स्टेटमेंटें बना के दे दी हैं, कि हबीब बैंक की बैंक स्टेटमेंट बैंक उन्होंने आपसे मांगी, तो हबीब बैंक की जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे भी फेक स्टेटमेंट बना के लोगों ने दे दी। ठीक है, उन्होंने थोड़ी बैंक से डायरेक्टली वेरीफाई करना है बीआर वालों ने। अच्छा जी, टेम्परिंग विद और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर दिस, कोई भी डॉक्यूमेंट टेम्पर कर दो या डिस्ट्रॉय वगैरह कर दो या डैमेज कर दो, आग लगा दी जैसे। ठीक है, डीलिंग विद एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट दीज आर लायबल टू कन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स, कोई भी ऐसी गुड्स जिनके बारे में लॉ था कि इनको कन्फिस्केट करना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर आप थर्ड स्केड्यूल आइटम के केस में रिटेल प्राइस के ऊपर, रिटेल प्राइस गुड्स के ऊपर प्रिंट नहीं करते तो गुड्स क्या हो जाएंगी, कन्फिस्केट हो जाएंगी। अब अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है और इसके ऊपर उसने रिटेल प्राइस प्रिंट नहीं की हुई, लेकिन उसके बावजूद आप उन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स को खरीद रहे हो और आगे सेल कर रहे हो, तो आप टैक्स फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये जो 9 की 9 टर्म्स है ना, ये कंडीशन है, इनमें से अगर आप किसी एक में भी फॉल कर जाओगे तो उसका मतलब है आप टैक्स फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा, अगर एफबीआर को ये सस्पेक्ट हो जाए कि आप इनमें से कोई भी एक काम कर रहे हो, टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, और आप रजिस्टर्ड हो, देखिए ना फेक इनवाइसिस वाला जो काम है वो तो रजिस्टर्ड बंदा ही कर सकता है ना, या फेक इनपुट क्लेम करना या एक्सेस रिफंड क्लेम कर लेना या सप्रेशन करना सेल्स की, तो ये बेसिकली रजिस्टर्ड बंदा ही ये फ्रॉड करेगा। एफबीआर क्या करेगा जी, वो सबसे पहले आपके ऑर्डर करेगा सस्पेंशन का। सस्पेंशन में और ब्लैक लिस्टिंग में क्या फर्क है कि पहले वो हमेशा सस्पेंशन होती है, और इवन लॉ में लिखा हुआ है कि जो सस्पेंशन होगी ना उसमें आपको कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया जाएगा, यानी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी। अगर कमिश्नर को ये सस्पेक्ट होता है कि भाई तुम इनमें से कोई भी एक आधी कार्रवाई कर रहे हो इनमें से, वो इमीडिएटली आपकी सेल्स टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सस्पेंड कर देता है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी देता है बीइंग हर्ड की, आपको बताता है कि भाई मेरे पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये डाटा मेरे पास आया है, जिसकी बेस पे मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तुम जो है ना सेल्स की सप्रेशन कर रहे हो,
आपने उसको प्रूव करना होता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। अगर तो आप प्रूव कर देंगे, आपकी सस्पेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा सेल्स टैक्स में। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस होती हैं। अभी तक मेरे हाल में इतना ही काफी है, सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का। अब अगर आप सस्पेंडेड हैं या ब्लैक लिस्ट हो गए, ब्लैक लिस्टेड तो अगली स्टेज है, चाहे सस्पेंडेड है चाहे ब्लैक लिस्टेड है, आप इनएक्टिव हो जाएंगे सेल्स टैक्स में। ठीक। अच्छा, जब आप इनएक्टिव हो जाएंगे सेल्स टैक्स में, तो याद रखिएगा अब एफबीआर ने इसमें भी कानून बड़ा सख्त कर दिया है। अगर आप सेल करेंगे किसी भी रजिस्टर्ड बंदे को जो कि इनएक्टिव है, उससे भी फर्दर टैक्स लेना। अगर आप परचेज करेंगे किसी भी ऐसे बंदे से जो रजिस्टर्ड है लेकिन इनएक्टिव है, क्या इनपुट मिलेगा? जिस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया हुआ है, वो उसको उससे आप परचेज करेंगे, इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो रजिस्टर्ड या इनएक्टिव को आप सेल करेंगे तो 4% फर्दर टैक्स चार्ज करना है। रजिस्टर्ड या इनएक्टिव से आप परचेज करेंगे तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। बाकी की बातें इंशाल्लाह कल होती हैं जी। आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, ये जो लेक्चर हो रहे होते हैं ना, इसका ना एक एक्सेल पे लोग काइंडली अगर कोई बंदा मेंटेन कर ले तो बाद में फिर हेल्प हो जाएगी। वो लेक्चर्स जो वो रिकॉर्डिंग वाले सेव होते हैं ना, उनको भी फिर मैं वो उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम चेंज करवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है लेक्चर नंबर कितना है जी, आज लेक्चर नंबर, फॉर एग्जांपल आज था जी लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आगे एक डेट डाल दें कि किस डेट पे ये लेक्चर हुआ। आज डेट है जी 30 जुलाई 2024। और आज कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें हमने थर्ड स्केड्यूल आइटम मोस्टली डिस्कस किया है। आपके लिए भी आसानी होगी कि कल को अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग सुननी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहाँ पे चूंकि टॉपिक्स लिखे होंगे तो आप इमीडिएटली उस लेक्चर पे चले जाएंगे, बजाय इसके कि आप सर्च करें कि भाई थर्ड स्केड्यूल आइटम कौन कौन से लेक्चर में था। ना आपको पता होगा ना मुझे याद होगा। ठीक है, तो इस तरह के लिए कोई करने को तैयार है तो मुझे बता दें जी, या किसी ने किया हुआ है। मैं पिछले सेशन में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी तो दो तीन स्टूडेंट्स उसको मेंटेन कर रहे थे। इस दफ़ा कोई मेंटेन कर रहा है इसको जी, ये कर सकता है? कोई नहीं कर रहा। ठीक है, एबीसी की तरफ से आ गया मैसेज। एबीसी आप एक काम कीजिएगा, जो इससे पहले वाले लेक्चर थे ना, यानी पहले लेक्चर से बना के ना लोग, हाँ रजिस्टर पे बना ले, ये एक्सेल पे बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो बना के ना जरा आज के लेक्चर्स तक की डिटेल, या कल तक के, जब कल वीकेंड वीक खत्म हो जाएगा, मेरे से ज़रा शेयर कर लीजिएगा। मैं उसको देख लूंगा, उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जब मैं वो जो बैग में आपकी मैनेजमेंट है ना उनको कह दूंगा कि वो जो लेक्चर नंबर है ना उनके आगे टॉपिक भी डाल दें। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट कर लें, कल वाला लेक्चर हो जाए उसके बाद मेरे से एक दफ़ा शेयर कर लीजिएगा वो। ठीक है, हम यह किया करेंगे कि क्योंकि महीना खत्म हो रहा है ना कल, हर महीने के जो टॉपिक्स होंगे ना लेक्चर्स के, वो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पोर्टल पे जो लेक्चर सेव हुए हुए हैं ना उनमें चेंज करवा दिया करूँगा। साथ साथ हम ये काम करते जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब आपकी ज़बान में है तो कोई मसला नहीं, आप उसको जरा थोड़ा सा रिफाइन कर लीजिएगा, थोड़े सिंपल इंग्लिश में या उर्दू में लिख के दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं उसको फर्दर वो कर लूँगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं जी, बहुत देर के कर दिए हैं। वो ग्रुप में आप किसी से रिक्वेस्ट करें, आपको दे देगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।